हेलो एंड वेलकम बैक टू मिश्रा इंग्लिश एकेडमी। तो स्वागत है फिर से दोस्तों आपका। मैं हूं गौरव मिश्रा और आज मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं रेम्बो पार्ट 2 का पहला लेसन, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी जस्ट 11वीं से 12वीं क्लास में एंट्री किए हैं उनके लिए पहला क्लास होगा। ठीक है, और आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी को पता होगा डियर स्टूडेंट कि आपके क्लास 12th में जाते ही आपको दो बुक्स पढ़ने हैं। आपने 11th क्लास में जो बुक पढ़ा था उस बुक का नाम था रेम्बो पार्ट 1। 11th क्लास में जो बुक आपने पढ़ा था उस बुक का नाम था डियर स्टूडेंट रेम्बो पार्ट 1, और अब जो आपको पढ़ना है वो है आपका रेम्बो पार्ट 2। ठीक है, 11th में आपने रेम्बो पार्ट 1 किया था और 12th में डियर स्टूडेंट जो आपको बुक पढ़ने हैं उसका नाम है रेम्बो पार्ट 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए, तो अभी हम लोगों को क्लास 12th में दो बुक आप लोगों को पढ़ने हैं। ये तो 11th में आपने पढ़ लिया, अभी तत्काल में आपको दो बुक पढ़ने हैं। एक बुक है आपका रेम्बो पार्ट 2 और जो एक बुक जो है आपका वो है रेम्बो पार्ट 2, और दूसरा जो बुक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जो दूसरा बुक आप लोगों को पढ़ना है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक जो है वो आपका एक सेकेंडरी बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है। मेन बुक आपका रेम्बो पार्ट 2 चलना है। ठीक है, इस दोनों बुक से और प्लस ग्रामर से, ठीक है, इस दोनों बुक से और ग्रामर से मिला करके आपके 100 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, और 100 मार्क्स में लगभग 50 क्वेश्चंस आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट। 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन में से आपको किसी 50 का जवाब देना होता है। चलिए, तो बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आज पहला दिन है, हम लोग सिलेबस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से, ठीक है, और फर्स्ट बुक से और सेकेंड बुक से कितना रेशियो होता है मार्क्स का, उसके बारे में हम एक सेपरेट जो है आपको वीडियो बना करके इसमें अपलोड कर देंगे। चलिए, तो आज जो है मिश्रा इंग्लिश एकेडमी में हम लोग जो चैप्टर को डील करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आखिर जो चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, यहां पे दो चीजें हैं कि सिविलाइजेशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है। इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना है ऑथर के बारे में। ठीक है, हम लोगों को क्या जानना है डियर स्टूडेंट, हम लोगों को ऑथर के बारे में जानना है। तो हम लोग ऑथर के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो है महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जरूर से जरूर सुने होंगे। नोटबुक निकाल लीजिए प्लीज, ठीक है, और लिखिएगा। चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, चैप्टर का जो नाम है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो चैप्टर का नाम है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के जो लेखक है उस चैप्टर के लेखक का नाम है महात्मा गांधी, यानी एम गांधी। एम गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में यानी लेखक के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप सबसे पहला चीज जो आता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जो है हमारे पहले जो बापू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, दूसरा चीज कि इनका जो जन्म हुआ था पोरबंदर में हुआ था। कहां पे हुआ था डियर स्टूडेंट, पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर कहां पे है, तो गुजरात में स्टेट में है। आपको अच्छे से पता होगा कि पोरबंदर जो है गुजरात स्टेट में है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑथर इंट्रोडक्शन के बारे में पहले जाने, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
नेक्स्ट चीज जो हम लोगों को पढ़ना है, इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि इनका जो बॉर्न टाइम है वो है 2 अक्टूबर 1869, और इनकी जो मृत्यु हुई थी डियर स्टूडेंट, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी यानी इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, और जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो ये तो हम लोग इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए। ठीक है, और भी इनके बारे में विशेष जानकारी के लिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से, जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। किसी बच्चे को ये नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसको आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है चैप्टर वाले सेक्शन में आ जाते हैं। वेरी नाइस। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको फिर मौका मिलेगा, हम पॉज करेंगे बाद में एक्सप्लेन करने के बाद। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जहां हम लोग ये जान चुके हैं कि ये जो एम गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनको बापू के नाम से जानते हैं, और जो कि पोरबंदर नामक जगह पे गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जो है जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगर ये सारा जानकारी हम लोगों ने ग्रैब कर लिया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन, कि लेसन में ऑथर इंट्रोडक्शन क्या दिया है। चलिए लाइन बाय लाइन जानते हैं हम लोग कि लेसन में ऑथर के बारे में क्या जानकारी दिया है। देखिए लेसन में आप यहां पे जो पढ़ रहे हैं, आपको बुक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बट फिर भी आप पढ़ते समय बुक का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं कि सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको ओनली दिस चैनल मिश्रा इंग्लिश एकेडमी, जो कि अब इसका एक वेबसाइट होगा और इस पे ऐप भी होगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट जाएगा, बट एप्लीकेशन और वेबसाइट पे पूरा कंटेंट होगा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जितने चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड है, 200 से अधिक जो है वर्ड मीनिंग आपको मिल सकते हैं एक चैप्टर में, वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग का पीडीएफ, और साथ में ऑब्जेक्टिव, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव, 70 से 75 ऑब्जेक्टिव, जो कि एक चैप्टर से एक एक लाइन से ढूंढ ढूंढ करके निकाला गया है, वो ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक बार अगर आप चैप्टर पढ़ लिए तो दोबारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कोई हेडेक नहीं होगा, दोबारा वर्ड मीनिंग के लिए कोई हेडेक नहीं होगा, और आप ऐसे समझा पाएंगे जैसे कि आप खुद ही इंग्लिश गुरु हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में, आगे हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए डियर स्टूडेंट, तो जैसा आप देख रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म, मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था, और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, ज्यादातर जो है ये लोकप्रिय है बापू के नाम से या फादर ऑफ नेशन के नाम से ये लोकप्रिय है। फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपिता। ठीक है, आगे जो बताता है चैप्टर कि ही सक्सेसफुली यूज्ड द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। यानी कि डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था उस हथियार का नाम है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जिस हथियार का महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था उस हथियार का नाम है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ का मतलब हो गया सत्य, और नॉन वायलेंस का मतलब हो गया अहिंसा। यानी कि सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार बना करके उन्होंने भारत से ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया को स्वतंत्र कराने में मदद किया। यानी कि जिस इंडिया में ब्रिटिश रूल था उसमें महात्मा गांधी ने अपने लीडरशिप में ट्रूथ और नॉन वायलेंस का सहयोग लेकर के इंडिया को स्वतंत्र करने में पूरा मदद किए। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948, फ्रॉम 1915 टू 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के साथ भी एक बार अत्याचार हुआ था। ठीक है, और जब वो बाहर से पढ़ के आए थे, साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, तो 1915 के बाद जब वो अपने देश में, अपने स्वदेश इंडिया में आए, तो 1915 से 1948 तक पूरे तरह से भारतीय राजनीति में समर्पित हो गए। ठीक है, he died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948।
यह बात तो आपको भी पता है कि एक सनकी के द्वारा, एक सनकी मिजाजी व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यह बात आपको बचपन से सिखाया जाता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु जो है नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। यानी कि यहाँ पे लिखता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी, ही डायड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक, एक सनकी व्यक्ति के हाथों से 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे हैं। चलिए, तो अगर आप इस बातों को समझ रहे हैं तो हम लोग आगे का बात करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है वो ये है कि ही लेफ्ट बिहाइंड हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, numerous articles that he wrote for Young India and Hudson and the speeches that he delivered on different occasions। जान करके बड़ी सरप्राइज होगा कि उन्होंने जो है अपने ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है, देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, तो ये उनके ऑटोबायोग्राफी बुक का है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो ऑटोबायोग्राफी किसी व्यक्ति का जीवनी होता है जिसमें अपने जीवन के सारे कहानियों को उन्होंने लिखा होता है। न्यूमेरस आर्टिकल्स उन्होंने लिखा है दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिन्होंने वो यंग इंडिया के लिए लिखा था और हरिजन लोगों के लिए लिखा था, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और जो स्पीच उन्होंने अलग अलग अवसर पे जो भाषण उन्होंने दिया था, ठीक है, वो सारा कुछ जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, जो है उसमें ऑटोबायोग्राफी के रूप में उनका शामिल है। चले नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, आइडियोमेटिक इंग्लिश। ठीक है, आइडियोमेट इंग्लिश, अगर हम इनके बारे में जाने तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ थिंकर नहीं थे, विचारक नहीं थे, बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान मास्टर भी थे। यानी कि उन्होंने अपने जो भी कहानियां लिखी है, जो भी स्टोरी लिखी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है फ्रेजेस का इस्तेमाल उन्होंने किया है, आइडियोमेटिक वर्ड्स का उन्होंने प्रयोग किया है, यानी कि इंग्लिश पे भी उनका अच्छा कमांड रहा है। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट थिंग हम उनके बारे में जानने वाले हैं वो है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो जो है and culture, he explains what he considers the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। तो डियर स्टूडेंट, अभी वर्तमान चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी जो है अपने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का ही एक हिस्सा, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इसी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक संक्षिप्त हिस्सा है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो भारत जो है समय बदलने के साथ भी अपने फाउंडेशन यानी कि अपने नींव पे, साउंड फाउंडेशन पे बरकरार रहा है, यानी अपने नींव से वो डगमगाया नहीं है। समय बीतते गया है लेकिन वो अपने नींव पे खड़ा है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो यानी कि इस पैसेज में हम लोगों ने जो जाना, क्या जाना, महात्मा गांधी के बारे में एक ब्रीफ समरी जाना। यस और नो, महात्मा गांधी के ब्रीफ समरी में जाना। सबसे पहले हम लोग ये देखे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी एक फेनेटिक व्यक्ति यानी कि एक सनकी व्यक्ति के द्वारा मारे गए, जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, जो ठीक है। इसके अलावा ये 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी कहते हैं कि इस चैप्टर में कहा जा रहा है इनके इंट्रो पार्ट में कि जो उनका जन्म हुआ था, ठीक है, वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो कि मैं सारे बच्चे जानते हैं। इसके अलावा जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है डियर स्टूडेंट, वो यह मेंशन किया गया है कि उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को ही अपना असली हथियार बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरह से वो है अपने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में कुछ जो एक्सट्रैक्ट लिखे हैं, उन्होंने जो एस्से लिखा है, उस एस्से के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। देखिए पैराग्राफ 1 एक छोटा सा पैराग्राफ है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको रैपिड फास्ट इसको पढ़ेंगे, और वीडियो को आप पॉज नहीं करिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और ये मेरा वादा है कि अगर एक बार आप ये लेसन पढ़ लिए, एक बार ये वीडियो देख लिए, तो फिर दोबारा से आपको खुद से एक्सप्लेन करने का साहस आ जाएगा। चलिए देखिए, आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड
कि जो सिविलाइजेशन इंडिया का है, जिस तरह से वो विकसित हुआ है, वो पूरे विश्व में कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, जो सिविलाइजेशन इंडिया ने विकसित किया है, इंडिया में विकसित हुआ है, वो पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से पराजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे जो ये बताते हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे पूर्वजों ने जिस सीड को बोया है, जिस बीज को बोया है, ठीक है, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों ने जिस सीड को, जिस बीज को बोया है, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता डियर स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो उन्होंने बताया कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेथ, द माइट ऑफ द फाराओज वाज ब्रोकन। ठीक है, इनका कहना है कि रोम तो चले गए, ग्रीस ने भी वही आस्था दिखाया, और जो फाराओज है, फाराओज का नाम आप जरूर सुने होंगे। फराउज जो होते हैं वो होते हैं इजिप्ट देश का नाम आप सुने होंगे, कभी इजिप्ट नहीं सुने होंगे तो मिस्र देश का नाम आप जरूर सुने होंगे। मिस्र के देश के रूलर को ही हम लोग फराउज कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि फराउज कौन होते हैं, फराउज कौन होते हैं। तो जो फराउज होते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, जो फराउज होते हैं वो कौन होते हैं, मिस्र के रूलर को ही फराउज कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि रोम चले गए, ग्रीस ने भी वही फेट दिखाया, और जो शक्ति था फराउज का, मिस्र के शासक का, वो नष्ट हो गया। जो शक्ति फराउज का था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान क्या हो गया, पाश्चात्य देश में तब्दील हो गया। यानी जापान ने पाश्चात्यकरण अपना लिया, उसने पाश्चात्य का नकल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है ना, बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर, लेकिन इंडिया किसी भी तरह, ठीक है, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव को मजबूत बना के रखा है, अपने नींव पे खरा उतरा है। यानी कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी अपने इस एक्सट्रैक्ट में कहते हैं डियर स्टूडेंट कि इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो दूसरे देशों ने तो अपने सिविलाइजेशन को या तो दूसरे देशों से नकल कर लिया, या तो उनका सिविलाइजेशन ही नष्ट हो गया, लेकिन इंडिया के एंसेस्टर्स ने, इंडिया के पूर्वजों ने जो बीज बोया था, वो बीज आज भी उस रूप में है कि इंडिया अपने साउंड फाउंडेशन पे खड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने जो लेसन पढ़ा, जो लेसन सीखा, ठीक है, वो किससे सीखा, मेन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के लोगों से तो सीखा। यानी यूरोप के लोगों ने जो चीज सीखा, जो कुछ भी सीखा पढ़ा, वो किससे सीखा, वो ग्रीस से सीखा, रोम से सीखा। ठीक है, या तो खुद ही नकल कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, खुद ही नकल कर रहा है, in trying to learn from which exist no longer in their former glory। और जो यूरोप दूसरे का नकल कर रहा था, वो देश जिस देश का नकल कर रहा है, वो देश तो खुद अपने गौरव को समाप्त कर चुका है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुका है, वो पहले की तरह उसका ग्लोरी, उसका गौरव रहा ही नहीं। ठीक है, आगे बताते हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, अगर उनसे सीखने की कोशिश करने के क्रम में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। ठीक है, जब वो नकल कर रहे थे ग्रीस और रोम जैसे देशों का, यूरोप के लोगों ने, तो वो यही सोच रहे थे कि जो मिस्टेक, जो गलती, ठीक है, जो गलती इस ग्रीस ने और रोम ने किया है, वो गलती ये नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी तो उनकी दयनीय हालत है। यानी महात्मा गांधी जो है ये तुलना करके बताते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर का हाल देख लो, दूसरे कल्चर का हाल देख लो, और इंडियन सिविलाइजेशन का हाल देख लो। इंडियन सिविलाइजेशन आज भी अपने साउंड फाउंडेशन पे है, और उसका कारण और सिर्फ हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया वही है। चलिए तब हम लोग आगे चलते हैं। जो डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पैराग्राफ 2 की तरफ चलते हैं। चलिए नंदिनी बताइए, कुछ समझ में आया आपको? पैराग्राफ 1 क्या समझ में आया बताइए। ये चैप्टर 4 में क्यों नहीं आ रहा? कब से हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं।
चैप्टर 4 छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि आपको पैराग्राफ 1 में कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए, यही समझ में आया। क्या क्या समझ में आया? पैराग्राफ 1 में यही समझाया गया कि ग्रीस का सभ्यता, रोम का सभ्यता, ठीक है, और यूरोप खुद जो ग्रीस और रोम का ये कर रहा था, और यूरोप ये सोच रहा था कि हम उनके गलतियों को नहीं अपनाएंगे, ऐसी तो उनकी कंडीशन है। और क्या है इस पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 1 में जो आपने सीखा, आपने यह सीखा कि जो है फराउज का जो शक्ति है समाप्त हो चुका है, और जो चाइना का जो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीस और रोम तो चले ही गए। तो इस तरह से उन्होंने दूसरे सभ्यताओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि दूसरे सभ्यताओं का ये तो हाल हो गया है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, अब तक की बातें को आपने समझा है। चलिए, पैराग्राफ 2 भी एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देखोगे कि पैराग्राफ 2 में क्या बताया जा रहा है, ध्यान देना, कि इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। ठीक है, यानी कि इन सारे चीजों के बीच इतना उथल पुथल चल रहा है, इतने सभ्यताओं का नाश हो रहा है, सब अपने अपने अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं, कोई किसी का कॉपी कर रहा है, ठीक है, कोई किसी के कॉपी होने से बचने की कोशिश कर रहा है, और इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इंडिया अपने अस्तित्व पर है, अब भी इमूवेबल है, यानी स्थिर है, अपने जगह पे है, और यही तो उसकी गौरव है, यही तो उसकी गौरव है, यही तो इसका गर्व है कि इंडिया अभी भी अपने जगह पे अडिग है। अब देखो, महात्मा गांधी विदेशी नीतियों से परेशान होकर उन्होंने क्या लिखा है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। यह चार्ज है इंडिया के खिलाफ, इंडिया पे यह दोष लगाया गया है, यह चार्ज लगाया गया है, इल्जाम लगाया गया है। क्या इल्जाम लगाया गया है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि यहाँ के जो लोग होते हैं असभ्य होते हैं, बड़ी ही हट्ठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, ठीक है, यानी कि अनसिविलाइज्ड होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, जिद्दी होते हैं, ठीक है। यह दोष किसने लगाया, यह इल्जाम इंडिया पर किसने लगाया? यह इल्जाम जो इंडिया पे लगाया, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। और ये इल्जाम लगाने वाले ने ये कहा कि यहाँ के लोग असभ्य है, यहाँ के लोग अशिक्षित है, यहाँ के लोग हट्ठी है, और साथ में ये भी बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया कि इंडिया के लोगों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इंडिया के लोगों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आप ही बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये इंडिया के खिलाफ जो इल्जाम लगा था, क्या ये सही इल्जाम था? महात्मा गांधी अपने इस एक्सट्रैक्ट में लिखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। और आपको क्या लग रहा है, यह तो हमारे गुण के खिलाफ लगाया गया आरोप है। जो हमारी खासियत है उसको उन्होंने क्या बता दिया, जो हमारा गुण है, जो हमारा खासियत है, उसने उसको दोष बता दिया, उसने उसको दोष साबित कर दिया, इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, जो कि हमारे मेरिट, हमारे गुण के खिलाफ है। नेक्स्ट जो वो बताते हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, वो किस तरह से टेस्ट किया गया है, हमारे पूर्वजों ने इसे टेस्ट कर रखा है, जांच किया हुआ है। और कैसे जांच किया है? फाउंड ट्रू, और जांच करने के बाद ये सच निकला ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के निहाई पर। अनुभव की निहाई, एनविल का मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट कि जिस तरह से, निहाई का मतलब होता है कि जिस तरह से एक लोहे को उसको पीटा जाता है जिस चीज पर, उस तरह से हमारा जो सभ्यता है उसको जांच परख करके हमारे पूर्वजों के अनुभव के आधार पे उसे अपनाया गया है। यह तो हमारा मेरिट है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने क्या किया? वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इसे डिमेरिट बता दिया, जो कि सरासर अन्याय है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस ना करे। हम लोग बदलने वाले नहीं है, हम लोग सच में नहीं बदलेंगे, हम यूरोपियन के बहकावे में नहीं आएंगे, हम वेस्टर्न के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो बेस्ट सिविलाइजेशन है, वो बेहतर सिविलाइजेशन है। चलिए आगे ध्यान देंगे। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत लोगों ने अपना अपना एडवाइस दिया, सलाह दिया। क्या दिया? इंडिया के बारे में,
ठीक है, उन्होंने कहा एंड सी रिमेन्स स्टडी, और इंडिया तो सी यानी भारत माता, इंडिया फिर भी स्टडी रही मतलब क्या, फिर भी वो स्थिर रही अपने जगह पे, डगमगाई नहीं। लोगों ने दोष लगाए, लोगों ने इल्जाम लगाए, लोगों ने चार्ज लगाए, लेकिन इंडिया अब भी अपने जगह पे है, जहां है जैसे है वैसे ही अपने सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो इसकी सुंदरता है, यही तो इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह जो है हमारे सीट एंकर का मतलब क्या होता है, सीट एंकर का मतलब होता है सुरक्षा कवच। सीट एंकर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सुरक्षा कवच, और यही लिखते हैं महात्मा गांधी कि इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। और यही चीज तो हमारा आशा का, हमारे आशा का सीट एंकर है, सुरक्षा है। ठीक है कि नहीं, हमें चिंता करने की बात नहीं है, हम जहां हैं जैसे हैं, हमारे पूर्वजों ने एक अच्छा सभ्यता का निर्माण किया है, एक अच्छे संस्कृति का निर्माण किया है, और हम अपने जगह पे सही है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 में डियर स्टूडेंट महात्मा गांधी ने जिन चीजों के बारे में बात किया है, एक बार में हम लोग शॉर्ट में उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पूरा लेसन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ पैराग्राफ आज कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन हम लोग दूसरे पैराग्राफ के बारे में देखेंगे। देखिए, तो पहला चीज ये बताया गया, ठीक है, पैराग्राफ 2 में क्या बताया गया कि लोगों ने इंडिया के खिलाफ चार्ज लगाया। चार्ज क्या लगाया, चार्ज अगेंस्ट इट्स मेरिट, हमारे जो मेरिट है, हमारे जो गुण है, उसके खिलाफ जो है उन्होंने आरोप लगाया। और आरोप भी क्या लगाया डियर स्टूडेंट, आरोप लगाया कि यहाँ के लोग, ठीक है, आरोप क्या लगाया, यहां पे के लोग जो है, ये चार्ज क्या लगाया, चार्ज लगाया कि यहां के लोग जो है वो कैसे है, यहां के लोग जो है अशिक्षित है। ठीक है, यहां के लोग कैसे है, तो अशिक्षित है। यहां के लोग, पहला तो बताया कि ये अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है। फिर जो है बताया कि अशिक्षित है, अनसिविलाइज्ड बताया। फिर बताया कि यहाँ के लोग अनएजुकेटेड है, कैसे है, अनएजुकेटेड है। ठीक है, और ये बताया, ठीक है, और फिर ये बताया कि यहाँ के लोग कैसे है, तो यहाँ के लोग इग्नोरेंट है। यहाँ के लोग कैसे है, तो यहाँ के लोग इग्नोरेंट है, जो कि ये हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम के खिलाफ ये चार्ज लगाया गया। ठीक है, तो क्या क्या चार्ज लगाया गया, चार्ज जो लगाया गया कि हमारे देश के लोग अनसिविलाइज्ड है, हमारे की देश के लोग अनएजुकेटेड है, ठीक है, यानी कि इलिटरेट है, और हमारे देश के लोग इग्नोरेंट है। महात्मा गांधी पूछते हैं कि क्या ये चार्ज सही है, यह चार्ज हमारे मेरिट के खिलाफ है, और जो कि सरासर गलत है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पैराग्राफ 2 में आपने यही देखा, और कह रहा है कि भारत माता आज भी अपने जगह पे जैसे कि तैसे है, और यही हमारी सुरक्षा कवच है। चलिए, अगर आपने इस चीजों को देखा, समझा, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को देखना है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है डियर स्टूडेंट, हम लोग को देखना है पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 2 मैंने आपको बता दिया, पैराग्राफ 3 हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये अभी मैंने आपको बताया, पैराग्राफ 3 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है और जल्दी खत्म होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, और जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर देना डियर स्टूडेंट। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं पैराग्राफ 3। देखिए, पैराग्राफ 3 में क्या है, पैराग्राफ 3 में जो हमने देखा कि सिविलाइजेशन की डिफिनेशन बताया गया है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, क्या है सिविलाइजेशन, बताइए, व्हाट इज सिविलाइजेशन, पढ़ के बताइए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है आपसे कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो आप बताओगे कि सिविलाइजेशन आचरण का वह मोड है, उस तरह का आचरण है जो कि इंसान को उसके कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करता है, जो कि इंसान को उसके कर्तव्य का राह दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ठीक है, यानी कि जो ड्यूटी का परफॉर्मेंस प्रस्तुति है, यानी उसका जो प्रदर्शन है कर्तव्यों का, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी यानी नैतिकता का जो ऑब्जर्वेंस है, ठीक है, वो दोनों परिवर्तनीय है।
क्या है, दोनों परिवर्तनीय है। यानी कि वो बताते हैं कि कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। क्या है, परिवर्तनीय नियम है, यानी परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें देखिए, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड आवर पैशन। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम मोरालिटी को अपना ले, नैतिकता को अपना ले, अगर हम चाहते हैं कि मोरालिटी को अपनाएं, नैतिकता को अपनाएं, ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने माइंड पे, अपने पैशन यानी अपने जुनून, अपने शौक पे क्या करना होगा, मैस्ट्री हासिल करना होगा, यानी उस पे नियंत्रण रखना होगा। नैतिकता का पालन करना, हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। यानी कि अगर हम अपने मन पे और अपने जुनून पे स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो ही हम अपना नैतिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करने से ही हम खुद को जानते हैं। अगर हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, अपने आप अपने पैशन पे हम अपने लगाम नहीं लगाएंगे, तो हमारा माइंड जो है अनब्रिडल्ड हो जाएगा और वो नैतिकता को पालन नहीं करेगा। वही महात्मा गांधी कहते हैं। देखिए, तो पहला चीज तो ये हो गया कि सिविलाइजेशन क्या है। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि सिविलाइजेशन वह आचरण है जो इंसान को उसके मार्ग या उसका रास्ता दिखाता है। ठीक है, और जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट, कि उसी के बारे में लिखे है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट। यानी कि गुजरात में ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ फॉर सिविलाइजेशन मींस, और डैश लिखा रहेगा, तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे गुड कंडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया गुजराती में, इसका मतलब होता है अच्छा आचरण। सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अच्छा आचरण। तो पैराग्राफ 3 बहुत छोटा था, जिसमें बताया गया है कि सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन का गुजराती मतलब गुड कंडक्ट होता है, और सिविलाइजेशन का डेफिनेशन बताया गया है। पैराग्राफ 4 तो काफी छोटा है, इसमें लिखता है कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। यानी कि महात्मा गांधी बताते हैं कि अगर सिविलाइजेशन का मतलब डियर स्टूडेंट, अगर सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट होता है, सिविलाइजेशन का मतलब अगर गुड कंडक्ट होता है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि हमें बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बदलने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो दूसरे से कुछ सीखने की जरूरत है। जैसा है वैसा ही अच्छा है, क्योंकि अगर हमारा खुद का ही, हमारा जो ये जो खुद का ही सिविलाइजेशन अगर अच्छा है, वो अच्छे आचरण को बताता है, तो फिर तो हमें किसी दूसरे की नकल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट, बहुत छोटा पैराग्राफ था, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये भी एक छोटा सा पैराग्राफ है और जल्दी से इसे खत्म करते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम लोग क्या नोटिस करते हैं, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि माइंड जो है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो एक रेस्टलेस बर्ड है। कैसा है, एक रेस्टलेस बर्ड है। ठीक है, एक ऐसी पक्षी है जो कि रेस्टलेस है, यानी उसको चैन नहीं है। ठीक है, वो परेशान पक्षी कह सकते हैं। हमारा पक्षी जो है एक रेस्टलेस है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना इसको मिलता है उतना ही ज्यादा ये पाता है, और फिर भी ये अनसेटिस्फाइड रहता है। क्या रहता है, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है। और ये सच बात भी है, मस्तिष्क मन तो हमेशा बड़े चीजों को मांगता है। जितना भी इसको सेटिस्फाइड करने का कोशिश करेंगे, उतना ही नए चीजों को डिमांड करता है। और महात्मा गांधी ने भी ये चीज नोटिस किया कि माइंड कैसा है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि माइंड इज अ डैशबोर्ड, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। माइंड इज अ डैशबोर्ड में क्या बताएंगे, माइंड इज अ डैशबोर्ड, तो क्या बताएंगे इसमें, तो इसमें आप बताएंगे रेस्टलेस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना मिलता है उतना ही ये चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। ठीक है, द मोर वी इंडल्ज आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितना ज्यादा हम अपने पैशन में, अपने जुनून में खोए रहेंगे, उतना ही ज्यादा, यानी अपने भावनाओं में जितने लिप्त रहेंगे, उतना ही ज्यादा ये अनब्रिडल्ड हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ये बेलगाम हो जाएगा। यानी कि अगर हम अपने मन पे, अपने पैशन पे, अपने भावनाओं में अगर हम नियंत्रण ना करें, तो यह क्या हो जाएगा, ये और ही ज्यादा अनब्रिडल्ड हो जाएगा, ये और ही ज्यादा अनियंत्रित हो जाएगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज है, इसीलिए हमारे इंडल्जेंस यानी हमारे भोग विलास के चीज, इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है, हमारे भोग विलास के चीज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे इंडल्जेंस पे क्या लगाया है, एक लिमिट लगा दिया है। ठीक है, यहां भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू डैश, तो क्या करेंगे आप, यहां पे आपको भरना होगा इंडल्जेंसेज, और इंडल्जेंसेज का क्या मतलब हो गया है, भोग विलास। यानी कि महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारे पूर्वज ने हमारे भोग विलास का एक सीमा निर्धारण किया है, जो हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जो सुख कंफर्ट हम खोजते हैं, उसका एक सीमा बनाया है हमारे पूर्वजों ने। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जब पूछा जाता है एग्जाम में कि दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज अ डैश कंडीशन, तो क्या कंडीशन होगा, मेंटल कंडीशन। ठीक है, हैप्पीनेस वाज अ डैश कंडीशन, तो ये हो जाएगा मेंटल कंडीशन। यानी कि हमारे पूर्वज जो है हमारे इंडल्जेंस पे, हमारे भोग विलास पे के वस्तुओं पे उन्होंने एक लगाम लगाया, उन्होंने एक लिमिट बनाया, एक सीमा बनाया, क्योंकि उनको पता है कि जो हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशी है, वो किसी भोग विलास के सामान में नहीं है, किसी फिजिकल चीजों में नहीं है, किसी भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि वो एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक अवस्था है। यानी कि जो खुशी है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आपने देखा कि पैराग्राफ 5 में जो है महात्मा गांधी ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, जितना इसको मिलेगा उतना ही ज्यादा ये चाहेगा और फिर भी ये अनसेटिस्फाइड रहेगा। वो बताते हैं कि हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है, ना कि कोई फिजिक को प्राप्त करके, कोई भौतिक चीजों को प्राप्त करके हम खुश होते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ है आज के लिए, पैराग्राफ 6 पढ़ा के फिर बाद बाकी पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट टाइम डील करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या है इसमें। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, आवर अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह जरूरी नहीं है कि कोई इंसान जो है वो खुश है, ठीक है, तो वो रिच है, यानी कि खुशी का कारण धनी होना नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी के अनुसार से खुशी होने का कारण धनी होना नहीं हो सकता, यानी यह जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर धनी है तो वो खुश होगा, बिकॉज ही इज पुअर, और कोई इंसान अगर दुखी है तो वह गरीब होगा। एक अमीर आदमी भी दुखी हो सकता है और एक अमीर आदमी भी खुश हो सकता है। यह चीज महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया। वो बताते हैं कि the rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy, millions will always remain poor। ठीक है, यानी कि जो रिच है, जो अमीर लोग हैं, वो अक्सर जो है दुखी होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं अक्सर खुश होते हैं। उल्टा ही देखा गया, जबकि सुखी आदमी को, अमीर आदमी को ज्यादा खुश होना चाहिए और जो गरीब आदमी है उसको ज्यादा दुखी होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या ऑब्जर्व किया, महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया कि जो ज्यादा सुखी है, जो ज्यादा धनी है, वही ज्यादा दुखी है, और जो ज्यादा गरीब है वही ज्यादा खुश है। इसके पीछे का कारण उन्होंने यह बताया है कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों की संख्या में, कई लाख की संख्या में लोग जो है हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। और इस सारे चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या ऑब्जर्व किया, महात्मा गांधी देखे कि वो गरीब लोग तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसको कुछ नहीं है, तो वो जो है खुश है, उसके दिमाग में खुशी है। लेकिन अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ भोग विलास में खोए रहते हैं और के स्थिति में वो दुखी रहते हैं। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज है उन्होंने हमें डिस्ट्रॉयड किया, हतोत्साहित किया या दूर करने का कोशिश किया। किस चीज से, लग्जरी से, भोग विलास के सामानों से, प्लेजर से, ज्यादा खुशी वाले चीजों से दूर रखने का कोशिश किया, यानी कि विलासिता से और आनंद से दूर रहने का सोचा, या फिर उन्होंने बताया कि हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, अक्सर हमारे पूर्वज, जो हमारे घर में दादाजी है, जो बूढ़े बुजुर्ग है, वो हमें
मेहनत करने के लिए ज्यादा प्रमोट करते हैं और हर जिद को वो पूरा करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा लग्जरी लाइफ और ज्यादा कंफर्ट लाइफ इंसान के लिए क्या हो सकता है, दुखदाई हो सकता है। We have managed the same kind of love as existed thousands of years ago. Hello. Are you here? Are you here? Good. क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोगों ने उसी प्लाव यानी कि उसी हल से अभी तक काम चलाया है जो कि हजारों वर्ष पहले रहा है। हम लोगों ने उसी हल से आज भी काम चलाया है जो हजारों वर्ष पहले चल रहा था। खेत में जो बैलगाड़ी थे, जो हल था, जो बैल हल जोतते थे, उसी हल से आज भी हम लोगों ने काम चलाने का कोशिश किया है। वी हैव मैनेज द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, और आज भी हम लोग उसी कुटिया का काम चलाया हूं, उसी कुटिया से, उसी झोपड़ी से हम लोग काम चलाए हैं, जो कि क्या है, उसी कुटिया उसी झोपड़ी से हम लोग काम चलाए हैं आज भी, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मर टाइम में होता था, जो कि हमारे समय में हुआ करता था, ठीक है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग, ठीक है, कंपटीशन। हम लोगों को जो है लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं करना है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोगों को जीवन बर्बाद करने वाला, लाइफ कोरोडिंग का मतलब क्या है कि जीवन को नष्ट करने वाला कंपटीशन में हमको नहीं लगना है कि उसे कार है तो मुझे भी कार चाहिए, उसे दूसरी बाइक है तो मुझे भी दूसरी बाइक चाहिए। ऐसा हम लोगों को लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन में नहीं जाना है, ठीक है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज और रेगुलर वेज, ठीक है। हमारा जो सिस्टम क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अपना ऑक्यूपेशन, अपना अपना व्यवसाय, अपना अपना पेशा में लीन है, ठीक है, अपने अपने व्यापार में लीन है। एंड चार्ज रेगुलर वेज यानी कि उनको नियमित बेस पे जो भी वो काम करते हैं उसके आधार पे उनको वेजेस मिलता है, यानी उनको क्या मिलता है, उनको उनकी तनख्वाह मिलती है, उनके भत्ते मिलते हैं, ठीक है। It was not that we did not know how to invent machinery. ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि मशीनरी चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। यानी महात्मा गांधी सीधे सीधे ये बताते हैं कि हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है और इंडिया में जो मेरिट है वो कम नहीं है कि हम मशीनरी चीजों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन मेरे जो पूर्वज है, हमारे जो फोर फादर है, वो जानते थे कि If we set our hearts after such things, अगर हम ऐसे चीजों के पीछे अपना मन लगाएंगे, अपना हृदय लगाएंगे, तो we would become slaves and lose our moral fiber. हम लोग स्लेब बन जाएंगे, हम लोग क्या बन जाएंगे, हम लोग गुलाम बन जाएंगे और हम लोगों का जो मोरल फाइबर है, जो हमारा नैतिकता है, वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। They therefore, after due deliberation, dedicated that we should only do what we could with our hands and feet. इसलिए उन्होंने अपने डेडिकेशन के साथ जो है, पूरे सोच विचार करके, डेलिब्रेशन के साथ उन्होंने ये कहा कि हम लोग वही काम करेंगे जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं, यानी हाथ पैर का इस्तेमाल करके हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके, यानी अपने शरीर को चला करके जिस काम को कर सकते हैं हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग मशीनरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा किसने सोचा? ऐसा हमारे फोर फादर्स ने सोचा, हमारे पूर्वजों ने सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि नया नया मशीन होगा, नया नया टेक्नोलॉजी होगा तो फिर क्या हो जाएगा, लोग गुलाम होते चला जाएगा, उसका अंदर कंट्रोल में चला जाएगा। और इसीलिए हमारे फोर फादर ने हमेशा इस विलासिता के चीजों को, भोग विलास की चीजों से, आनंद की चीजों से हमें दूर रखने का कोशिश किया। ऐसे तो हमारे फोर फादर्स थे, ऐसे उनकी सोच थी। तो फिर ये क्या कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि दे saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। और वो यही देखे कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है, जो हमारा वास्तविक खुशी है, वो हमारा पैर हाथ का इस्तेमाल, अपने शरीर का इस्तेमाल करके, अपने मेहनत से जो हम काम करेंगे उसी में हमारा अच्छा हेल्थ भी रहेगा और उसी में हम वेल्दी भी रहेंगे। यानी कि अगर हम अपने शरीर को चलाएंगे, ठीक है, तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जबकि हम ऐसा नहीं करेंगे, मशीनरी चीजों पे हो जाएंगे डिपेंडेंट, तो हम बीमार रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे और हमें उतनी खुशी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि पहले ही उन्होंने बता दिया है कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ 6 तक का आज हम लोगों ने लेसन पढ़ाया। अगले वीडियो में फिर हम अगले पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।